everyone. Good morning. So in today's video, we will be discussing about a new chapter of your business studies, that is business services. Up till now, we have covered first 3 chapters of your textbook, and today we will be discussing about its 4th chapter. Okay? And the topic of today's chapter is nature of services. In this video, firstly we will be discussing about that what services are. That is, जो भी हमारा सर्विस सेक्टर है वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विसेज बेसिकली होती क्या हैं. Okay, and then we will be discussing about the nature of services. Okay, so let's see first that what services are all about. As you can see in the screen itself, I have attached a slide regarding services. There are few points which is giving a brief explanation, or you can say introduction, about what services are. Let me clear you that both these points are taken from your textbook only, which is your NCERT book of business studies. So there is no any difference between the paragraphs which is given in your book and between the paragraph which I have attached here. Okay, all these paragraphs are same, so don't get confused that whether I am getting these material from somewhere else or not. Okay, so let's start with our first point. The first point is services are all those economic activities that are intangible. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये टर्म आपने चैप्टर 1 में सीखा था, जिसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है. बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम लोग पैसे कमाने के लिए परफॉर्म करते हैं. अगर कोई भी काम, कोई भी गतिविधि हम लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो डेट विल बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लाइकवाइज यू कैन से कि अगर फार्मर ग्रो करता है क्रॉप एक लार्जर एरिया में ऑफ अपने फार्म पे एंड देन उस क्रॉप को जाके मार्केट पे सोल्ड आउट कर देता है, तो दैट विल बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर फार्मर, बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग ऑल दोज क्रॉप्स फॉर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट क्रॉप्स इन फ्यूचर. एंड अगर वही फार्मर एक छोटे से फार्म के एरिया में उतना ही क्रॉप्स ग्रो कर रहा है जितना उसके फैमिली में लगेगा, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए जितना उसका क्रॉप का क्वांटिटी लगेगा, अगर वो उतना ही ग्रो कर रहा है और फिर उसको फैमिली में कंज्यूम कर रहा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उस गतिविधि को, वो उस कार्य को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है. वो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी फैमिली का पेट भरना चाहता है, वो पैसे नहीं कमा रहा है, वो क्रॉप ग्रो करके अपनी फैमिली को खिला दे रहा है. दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो सर्विसेज सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप डॉक्टर की सर्विसेज लो, चाहे आप टीचर की सर्विसेज लो, चाहे कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, चाहे आपकी ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज हो, सारी सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज और दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, दैट आर इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब अब मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या आप मेरा पढ़ाया गया चीज़ों को छू पा रहे हो? No, you cannot touch them and you cannot see them, but you are getting knowledge with that, you are getting enlightened with that. ठीक है ना. तो सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं. जैसे कि मान लीजिए आप आज डॉक्टर के पास गए, आप बीमार थे और डॉक्टर ने आपको देखा और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी. अब जो भी मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब करी, आपने जाके मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन अवेल करी एंड देन यू गेट क्योर्ड. तो अब जो भी सर्विसेज डॉक्टर ने आपको अपनी प्रोवाइड करी, कि उसने आपको देखा और बताया कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या आप उसकी इस सर्विस को छू सकते हो? नहीं ना. तो दैट ऑल द सर्विसेज आर इंटेंजिबल. ठीक है. एंड इम्प्लाई एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर. ऑलवेज अगर हमको सर्विस लेनी है किसी से,
तो हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए किससे, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर जो सर्विसेज ले रहा हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप, जैसे कि आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जानते होंगे, उनकी सर्विसेज आप ले रहे हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में मान लीजिए कोई भी सिम है, फॉर एग्जांपल यू कैन से जियो का सिम है आपके फ़ोन में मान लीजिए, तो जो भी सर्विसेज आपको जियो वाले प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको इतने का रिचार्ज करेंगे तो इतने दिन फ्री मिलेगा, इतने दिन की फ्री कॉलिंग मिलेगी और इतना GB डेटा मिलेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीज सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग यू, बट कैन यू trust these services or can you see these services? You are taking the feel of these services, or you can say benefit of these services, but you are not able to see these services. That is why they are intangible, and for getting all these services you should be having a interaction with that service provider of that particular services. अगर आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर से। अगर हम लोग अपने फ़ोन का रिचार्ज ही नहीं करवाएंगे, अगर हम लोग डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाएंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ही नहीं, तो इन सब में क्या हो रहा है? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा तो सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कैसे? जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये हम दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे अपने आप को दिखाने कि आपको हुआ क्या है, फॉर गेटिंग prescription of a particular medicine or for getting any treatment of any disease, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे ना डॉक्टर के। और अगर आप मान लीजिए आप मोबाइल ऑपरेटर ले लो, कोई भी आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट उस मोबाइल ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी के ओनर से नहीं है, लेकिन आपका कंपनी से रिलेशन है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप जियो का रिचार्ज करवा रहे हो अपने फ़ोन में, तो अब जो जियो का रिचार्ज आपके फ़ोन में हो रहा है वो आपका सिम है, वो सिम प्रोवाइडर कंपनी जो है वो रिलायंस है, रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो के ओनर अंबानी जी से आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए फॉर गेटिंग द सर्विस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है सर्विसेज आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल एसेंशियली इंटेंजिबल। एसेंशियली इंटेंजिबल मतलब कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी इंटेंजिबल ही होती हैं। आप कभी भी किसी भी सर्विस को छू नहीं सकते। अगर आप कोई सामान खरीदने मार्केट में जा रहे हो तो वो सामान आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, आप AC खरीदने गए, आप फ़ोन खरीदने गए, आप बुक्स खरीदने गए, आप पेन खरीदने गए, ऑल दोज गुड्स यू कैन टच दैम, सो दे are having a reference of your touching. You can touch that goods and you can see them as well. So they are not intangible. But when it comes to services, they are intangible. आप कभी भी सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप रिक्शे में बैठ के आते हैं, तो आप जो रिक्शे में बैठ के आते हो, या फिर मान लो आपने ई-रिक्शा आजकल बहुत चल रहे हैं, तो आप ई-रिक्शा में बैठे हो, आप आगे घर पे, तो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, आपको आपकी ड्रॉप प्लेस से डेस्टाइन्ड प्लेस तक पहुंचाने तक की सर्विस। तो आप उसके रिक्शे को छू सकते हो, लेकिन जो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी उसको आप नहीं छू सकते। तो डेट इज सर्विसेज आर इंटेंजिबल। एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो सर्विसेज को हम लोग ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती हैं, पूरा करती हैं। अब जैसे कि आप मान लो आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाने की आपकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप बीमार हो, आपको नीड है वहाँ पे जाने की। अगर आप सब्जी वाले सब्जी ले रहे हो तो आपको नीड है सब्जी बना के घर पे खाने की, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो सब्जी ला रहा है और फिर आपको दे रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको नीड है पढ़ने की और मैं अपनी जो आपको पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपकी जो वांट है वो पूरी हो रही है ना पढ़ने की। तो बेसिकली सर्विसेज क्या करती हैं? जो किसी भी पर्सन की वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और अगर अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड हुई
तो वांट सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, एंड अगर घटिया सर्विसेज प्रोवाइड हुई तो वांट सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी लो होगा, ठीक है। एंड आर नॉट नेसेसरीली लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और एनी अदर सर्विसेज। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो उसमें कोई प्रोडक्ट ही बेचा जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको सब्जी वाले का एग्जांपल दिया था, बहुत सिंपल। आपका पेपर वाले का एग्जांपल ले लो, नॉर्मल डे के एग्जांपल हमेशा लिया करो। तो आपको जो पेपर वाला है, आपको क्या लगता है पेपर वाला अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है? सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक गुड भी आ रहा है। गुड्स आते हैं ना आपके हाथ में, अगर आप सब्जी खरीदते हो तो आपके हाथ में सब्जी आती है, तो वो तो गुड हो गया, उसको आप टेंजिबल चीज़ है, वो तो इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन वो सब्जी ला रहा है सब्जी मंडी से, फिर आपके घर पे आपको दे रहा है, तो वो आपको अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है अलॉन्ग विद गुड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए हमेशा उनमें आपको गुड्स मिले साथ में। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई चीज़ नहीं देता है, डॉक्टर आपको केवल मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देता है ना। तो सर्विसेज may include goods or may not be includes goods or product you can say, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि सर्विसेज क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर्विसेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा, इंटेंजिबल होती हैं, एज यू कैन नॉट सी द सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी हाउ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यू शुड बी हैविंग अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर, or you can say that consumer and service provider should be in a direct or indirect interaction with between them, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्विसेज लिंक्ड हो, जुड़ी हुई हो टू द पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने अभी देखा, सब्जी वाला और पेपर वाला हमको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और हमको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है साथ में, लेकिन हर बार ही ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कोई सामान नहीं दे रही हूँ, मैं आपको अपनी नॉलेज दे रही हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे रही हूँ। नॉलेज को आप छू तो नहीं सकते ना। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रोडक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू माई नॉलेज एंड यू आर परसुइंग इट, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्विसेज। नाउ वी विल रेड अबाउट कि हमारा बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज कई प्रकार की होती हैं, सोशल सर्विस हो सकती है, बिजनेस सर्विस हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बिजनेस सर्विसेज के बारे में, ओके। सो बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज services which are used by business enterprises for the conduct of their activities। अब जो सर्विसेज यूज़ की जाती हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज द्वारा, किसी भी कंपनी द्वारा, सिंपली समझ लो कोई भी कंपनी कोई सर्विसेज यूज़ कर रही है, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी कंपनी कोई सर्विसेज यूज़ कर रही है, और तो जो भी सर्विसेज वो यूज़ करेगी दैट विल बी नोन एज बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए उन सर्विसेज का यूज़ कर रही है। जैसे कि अगर आप सबसे बड़ी आप रिलायंस की ही बात ले लो, या फिर रिलायंस छोड़ो, वो बहुत हाई हो गया। अगर आप नॉर्मल डे की लाइफ में देखो तो आपकी जो नियर बाय जनरल स्टोर की शॉप होती है उसमें अगर आप देखो तो वो भी तो बिज़नेस कर रहे हैं। अब वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने कहीं पे अपना अकाउंट भी खोला होगा, तो वो बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। वो जो भी माल अपनी दुकान में रखते हैं, सामान रखते हैं, गुड्स रखते हैं, वो सारा प्रोडक्ट वो कहीं से लेके आते होंगे। ले किसके थ्रू आते हैं? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट भी क्या एक सर्विस है, तो वो भी किस में आ जाएगी? बिजनेस सर्विसेज में। वो कॉल करते हैं अपने प्रोडक्ट प्रोवाइडर को, मतलब कि होलसेलर्स को, कि मेरे पास इतना प्रोडक्ट, इतना कंजम्पशन हो रहा है इस प्रोडक्ट का, इतने पैकेट लेस के, इतने पैकेट बिस्किट्स के चाहिए। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा होगा, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जो भी बिज़नेस को चलाने वाली सर्विसेज होती है ना, बिज़नेस में जितनी भी सर्विसेज यूज़ की जाती हैं दैट इज़ नोन एज बिजनेस सर्विसेज। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ नेचर ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे आप देख रहे होगी कि टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज मतलब कि सर्विसेज किस तरह की होती हैं। जैसे कि हम आपका नेचर की बात करें तो आप किस तरीके के इंसान हैं,
तो वैसे नेचर सर्विसेज का क्या नेचर होता है, सर्विसेज होती किस तरीके की, टाइप्स नहीं, टाइप्स तो प्रकार हो जाएंगे, किस तरीके की होती हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 होते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज. सो वी विल read about them. The first one is intangibility. The second one is inconsistency. The third one is inseparability. And the fourth one is inventory. And the last one is involvement. So these are the 5 points regarding to the concept of nature of services. And we will be discussing all of these separately ahead in this class only. Okay, so let's start with the first point, that is intangibility. अब intangibility का मतलब क्या होता है? As you may be knowing कि intangibility का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ना छू सकें और ना ही देख सकें. जैसे कि इंटेंजिबल का मतलब होता है द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच. तो सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है. ना हम लोग सर्विसेज को देख सकते हैं, ना हम लोग सर्विसेज को छू सकते हैं. हाँ, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं और उनसे पहुंचने वाले बेनिफिट्स को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. So the first point regarding this is, in this particular box, services are intangible, that is they cannot be touched. Services intangible होती हैं और हम लोग services को छू नहीं सकते. It is important for the service providers on creating a desired services for the consumer. अब जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको हर एक कंज्यूमर को देख के सर्विस प्रोवाइड करनी होती है. जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे हर एक बच्चे के समझने का लेवल देखना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएं और कुछ बच्चे बस इंटेंजिबल वर्ड सुन के ही समझ जाएंगे टॉपिक को, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि ना समझ पाएँ, उनको एक्सप्लेन डीपली करना पड़े. जैसे कि अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या डॉक्टर हर बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट करता है? नहीं ना. तो उन्हें देखना पड़ता है कि उनको किस बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ठीक है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर ऑन क्रिएटिंग अ डिज़ायर्ड सर्विस, कि वो वही सर्विस क्रिएट करे, बनाए जो सर्विस कस्टमर को चाहिए, ठीक है. जैसे कि अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ कि मुझे मान लीजिए मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो कैंसर की तो दवा देगा नहीं मुझे, है ना. उसे मुझे वही सर्विस प्रोवाइड करनी होगी जो मुझे ज़रूरत है, ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस is that quantity of the offer can often not be determined before consumption and therefore purchase. अब क्या अगर मान लो आप सब्जी वाले सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी वाले को पहले से पता होता है आप कितनी सब्जी लोगे? या फिर पेपर, अगर आप मान लीजिए कोई भी सामान जनरल स्टोर में आप जा रहे हो तो क्या जनरल स्टोर पे जब आप जाते हो तो आपको देख कर ही जो आपका जनरल स्टोर ओनर होता है वो समझ जाता है कि आप क्या कितना खरीदने वाले हो? नहीं. तो ये इसका एक implication है that the service provider cannot get the information about the quantity of the service, or you can say goods you may be desiring, or you can say that the particular consumer may be desiring of, ठीक है. जैसे कि अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप ये टॉपिक पहले से पढ़ चुके हो और अब आपको ये लग रहा हो कि मैम को और आगे पढ़ाना चाहिए, है ना, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपने कितना पढ़ लिया. तो अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो तो वो आपकी डिमांड्स को पहले से ही डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आपके आने से पहले वो डिटरमाइन कर ले कि आप चाहते क्या हो उससे. ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. हाँ, लेकिन वो आपके एक्शंस को देख के ये समझ जाएगा कि आपकी वांट्स क्या है. अगर आप कहोगे दुकान पर जाके हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो आपको स्नैक्स भी कहेगा कि आप स्नैक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी वांट को समझेगा कि हाँ कोई इंसान कोल्ड ड्रिंक कैसे अकेले पिएगा. जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो आप डॉक्टर को कहोगे हाँ मुझे कैंसर है, तो वो समझ जाएगा कि आपकी वांट क्या है. आपको अपनी एटलीस्ट नीड बतानी पड़ेगी सर्विस प्रोवाइडर को,
आपको एक इंट्रो देना पड़ेगा अपनी नीड का, तब वो आपकी नीड्स को समझ पाएगा। ऐसे ही आपको आपके पहुंचते ही कि हाँ आप सर्विस प्रोवाइडर किसी भी सर्विस, आज अगर मान लो आप कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले लो, तो आप किसी को कॉल कर रहे हो मान लो, तो आप सर्विसेज तो ले रहे हो ना कम्युनिकेशन की, तो आप किसी को कॉल कर रहे हो तो क्या दूसरा वाला बंदा कॉल उठाते ही ये जान जाता है कि आप किस लिए उसको कॉल कर रहे हो? नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं समझ में आ पाता है क्या टॉपिक होगा क्या होगा। नहीं, वी यूज्ड टू गेट एस्टोनिश्ड दैट व्हाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉलिंग अस, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो इम्प्लीकेशन यही है कि क्वालिटी जो ऑफ़र की है वो डिटरमाइन नहीं हो सकती कि हमें किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। हम वो पर्सन को देख के और उसकी क्षमताओं को देख कर ही जान पाएंगे। जैसे कि अगर हम ये बताएं कि हमें आपको कौन सी क्वालिटी, किस तरीके से हमें आपको पढ़ाना है, कौन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, हाई लेवल दे देनी है कि लो लेवल देनी है कि मीडियोकर लेवल देनी है, वो आपका दिमाग के आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ के मुझे समझ में आएगा ना। ठीक है, तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ऑफर, द क्वालिटी ऑफ सर्विस विच वी विल बी ऑफरिंग टू आवर कंज्यूमर before asking, or you can say that before they asking us to provide that service, because we cannot determine that how much amount and what quality of service they want from us. ठीक है, for example treatment by a doctor should be a favorable experience. अगर आपका ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर ने किया और वो बहुत गंदा कर दिया और आप उससे ठीक नहीं हुए, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसीलिए क्वालिटी, जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करनी होती है वो ऐसी प्रोवाइड करनी होती है कि आप उसके पास बार बार जाओ, तभी तो उसका फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा कैसे होगा। जैसे कि जियो ने इतनी सारी सर्विसेज जितनी प्रोवाइड करी, उससे लोगों को काफ़ी सारा डेटा काफ़ी लो कॉस्ट पे मिला, तो सारे कंज्यूमर्स उसकी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो गए एंड दे हैव पोर्टेड देयर सिम्स। तो इससे क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ। तो एक तरीके से वो वांट जान गया था हमारी, डीप स्टडीज़ करके और हमारे बारे में जान के कि हम लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है ना, तो उसने ये जाना कि हमें किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी की सर्विस चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। Up to the second point of or second point in the nature of services, that is inconsistency. Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time. Different customers have different demands and expectations. अभी मैंने आपको सबसे पहले जब बिजनेस सर्विसेज समझा रही थी तभी ये पॉइंट समझाया था कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हर एक कंज्यूमर को सेम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को जो वांट्स होती हैं, नीड होती है, वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने, अगर आप डॉक्टर का एग्जांपल इसमें बेस्ट रहेगा, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। He has to give you the particular treatment related to tuberculosis because you are having a particular disease. तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एक ही सर्विसेज सब लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग होती हैं। अगर मैं क्लास 11 में पढ़ा रही हूँ तो मैं अलग पढ़ाऊँगी, क्लास 7 में पढ़ा रही हूँ तो अलग पढ़ाऊँगी, दोनों में सेम नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो दैट इज़ इनकंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही कंज्यूमर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, एक ही चीज़ नहीं दे सकते हम हर कंज्यूमर को। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, तो सर्विसेज को हर बार एक्सक्लूसिवली परफॉर्म होना होगा। मतलब कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको अगर कोई और बीमारी है, दूसरे को कोई और बीमारी है, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दोनों को एक्सक्लूसिव अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर डिजीज़। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग वांट्स होती हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे कि अगर आप सब्जी वाले के पास जाओ तो हर किसी को वो आलू नहीं बेचेगा। हम मान लो वो आलू प्याज लेके बैठा है, तो क्या वो हर किसी को आलू बेचेगा? नहीं, हो सकता है कि आधे लोग उससे प्याज खरीदें, आधे लोग उससे आलू खरीदें, क्योंकि आधे लोगों की डिमांड क्या होगी? प्याज, और आधे लोगों की क्या होगी? आलू। अगर आप मान लो जियो का लेके चलो,
बड़े किसी सर्विस प्रोवाइडर का लेके चलो, तो वो हर किसी को ये नहीं कहता है कि आप 300 का रिचार्ज कराओ, 400 का रिचार्ज कराओ। उसने रिचार्ज के स्लैब्स बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब इंसान ज़रूर, कोई अगर बहुत गरीब है तो वो कैसे इतना महंगा रिचार्ज कराएगा, और कोई अगर बहुत अमीर है तो वो तो सस्ता क्यों कराएगा, वो ज़्यादा का कराएगा, वो ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा बेनिफिट्स लेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, as the demands and as per the expectations of the customer, the service provider provides various varieties of services. ठीक है, that is why there is inconsistency. कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ सबको प्रोवाइड कर देना, एक ही चीज़ होना, लेकिन एक ही चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कस्टमर्स अलग हैं, कस्टमर के टाइप्स अलग हैं। अगर एक ही तरीके का कस्टमर हो तो सर्विस प्रोवाइडर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कस्टमर्स जो हैं वो मिक्स वैरायटी के हैं, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर प्रोवाइड करनी होती है, वरना कस्टमर कहीं और चला जाएगा और उनसे सर्विसेज नहीं लेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर एक नहीं है, बहुत लोग हैं। अगर आप सब्जी मंडी जाओगे, सब्जी मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले हैं, आप कहीं और से ले लोगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? सब्जी वाले का, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मेरा समझ में नहीं आएगा तो आप किसी और से पढ़ लेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सर्विस प्रोवाइडर्स need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirements of the customer। मतलब कि उनके जो ऑफ़र्स हैं वो उसको चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि वो जो उनके पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं उनकी सर्विसेज को, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकें। एज लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल मोबाइल सर्विसेज हैं, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ले लो। हर हफ्ते कम से कम 6-7 न्यू प्रोडक्ट आ जाते हैं फ़ोन के। क्यों आते हैं? दे आर हैविंग अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन देम, कि जो सबसे सस्ते में जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वेरिएशंस प्रोवाइड करेगा, लोग उसी का फ़ोन ख़रीदेंगे। अगर आपको एक फ़ोन में ज़्यादा सर्विसेज मिल रही हैं, ज़्यादा आपको न्यू टेक्नोलॉजिकल वेरिएशंस मिल रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का फ़ोन लेना पसंद करेंगे, वो भी अगर लो कॉस्ट में दे रहा है तो पक्का लेंगे। अगर आप Xiaomi की कंपनी देखो, रियलमी की देखो, तो दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दो सर्विसेज एज लाइक सैमसंग एंड अदर कंपनी एट चीपर रेट। दैट इज़ बाय एमआई का मार्केट इंडिया में इतना उठ गया, क्योंकि वो लोग कम पैसों में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको स्टोरेज भी अच्छी दे रहे हैं फ़ोन्स में, आप कैमरा भी ठीक ठाक दे रहे हैं, और आपको बैटरी भी अच्छी दे रहे हैं, अच्छी mAh की दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक तरीके से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ते रेट पे अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सस्ते रेट पे अच्छी सर्विस देनी है, तो अगर हम एक ही तरीके की सर्विसेज सस्ते रेट पे लगातार देते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो उससे अच्छी सर्विसेज लाएगा और हमको पीछे कर देगा। तो हमको अपनी सर्विसेज को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो हर बार न्यू वेरिएशंस आते हैं, कि अब ये न्यू फंक्शन आ गया, अब ये न्यू फंक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि उनको जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बार बार ऑल्टर करना पड़ता है। सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको नया फ़ोन बना के दे रहे हैं। इसीलिए हर वहाँ पे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो लोग अपनी जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू द वेरिएशंस इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट विच दे आर प्रोवाइडिंग यू, दे आर नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ न्यू फंक्शन और एनी सॉर्ट ऑफ न्यू you can say variation in their product, you will not be adopting their product, you will not be purchasing their product। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट वांट्स बढ़ रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विसेज में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज if we are not changing our services, the consumer will jump up to another service provider, because there are a lot of service provider for providing a particular service। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कोरोना की वजह से पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे स्कूल में आके। कोरोना चालू हुआ तो आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आप हमसे नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी और से पढ़ लेंगे, लेकिन हमको तो आपको पढ़ाना है ना, हमको फ़ायदा हो रहा है उससे। तो हमको कैसे करना पड़ा? हमको ऑनलाइन वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ा? अपनी जो सर्विस हम प्रोवाइड करें तो उसमें ऑल्टरेशन करना पड़ा।
ठीक है, नाउ कम अप टू द थर्ड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज इज इनसेपरेबिलिटी. मतलब कि जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते. कैसे पढ़ते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म. दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल. मतलब कि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस जब प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस और कस्टमर को अलग अलग नहीं किया जा सकता. जैसे हम अगर हम कोई चीज़ मान लीजिए हम एक चार्जर बना रहे हैं, तो चार्जर बना रहे हैं, चार्जर को और जो जिस कस्टमर को बेचे उस कस्टमर को अलग अलग कर सकते हैं. लेकिन अगर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस को और आपको अलग अलग कैसे करेगा. तो सर्विसेज आर इनसेपरेबल. फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये हो सकता है कि उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मशीन्स लगा दें. जैसे कि यहाँ पे आप एटीएम का एग्जांपल देखो. एटीएम्स में रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़. जो फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप देखते होंगे, जो फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहलाती हैं जो आपके डेली यूज़ वाली एक्टिविटीज़ होती हैं बैंक में. जैसे कि आपका विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी हो गया, तो वो आपका एटीएम्स के थ्रू हो सकता है. जैसे कि आजकल पासबुक्स जो हैं, पहले पासबुक एंट्री के लिए एक पर्सन बैठा होता था बैंक्स में, बट नाउ अडेज देयर आर मशीन्स. आप उसके थ्रू पासबुक को अपना फिलअप करा लेते हो. तो हम लोग मशीन्स लगा सकते हैं विच कैन ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ ह्यूमन हु इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विस, बट वी कैन नॉट separate the service provided by the human from the consumer who is taking that particular service. ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में. दैट इज सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या होता है. जो भी हमारा प्रोडक्ट, हम लोग मान लो अगर हम फ़ोन्स बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा एक साल में नहीं बिक पाया उसको हम क्या करेंगे, अगली साल स्टोरेज में रख देंगे और अगली साल बेच देंगे. तो ये क्या हुआ, इन्वेंट्री हो गई. लेकिन क्या आप सर्विस को स्टोर करके रख सकते हैं कि हाँ हमारा डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तो उसको हमने स्टोर करके रख लिया. नहीं. तो सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, गुड्स को स्टोर किया जा सकता है. ठीक है. सर्विसेज हैव अ लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट. सर्विसेज में थोड़ा टेंजिबल कंपोनेंट होता है और हो सकता है बिल्कुल ही टेंजिबल कंपोनेंट ना हो. एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. इसीलिए हम लोग सर्विसेज को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते. दिस मीन्स सर्विसेज आर पेरिशेबल. सर्विसेज क्या हैं, पेरिशेबल. पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जिन गुड्स को आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूज़ करना होता है वरना वो ख़राब हो जाएंगे. तो सर्विसेज भी ऐसी होती हैं जिस समय मिल लिया आप उसी समय यूज़ कर सकते हैं. पेरिशेबल यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है जिस समय आपको सर्विस, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप उसी समय पढ़ रहे हो ना. अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको बचाए रहो को यार अब हम 50 साल बाद पढ़ेंगे. नॉट पॉसिबल. अगर आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट आप एट ए टाइम लेते हो. ऐसा तो करते नहीं हो कि फिर 10 साल बाद या फिर उसको स्टोर करके 2 साल बाद ट्रीटमेंट लो. लेकिन अगर आप गुड्स को देखो तो अगर आप गुड्स को लोगे तो आप उन गुड्स को एक बार आपने खरीद लिया और फिर आप स्टोर करके कई सालों तक यूज़ करते हो. तो सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते लेकिन गुड्स को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि सर्विसेज इनटेंजिबल होती इसलिए आप उनको स्टोर नहीं कर सकते. दिस मीन्स सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन स्टोर द गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ. सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता बट गुड्स को स्टोर किया जा सकता है. क्यों, क्योंकि गुड्स आर टेंजिबल एंड दे आर हैविंग एग्जिस्टेंस. सर्विसेज आर हैविंग एग्जिस्टेंस बट देयर एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी टच्ड और कैन नॉट बी सीन. इट कैन बी फेल्ट ओनली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड. रेलवे टिकट एक टेंजिबल चीज़, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं. लेकिन जो आपकी जर्नी होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने की, क्या आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं. यू कैन ओनली फेल्ट दैट जर्नी. ठीक है. दैट वाज ऑल अबाउट इन्वेंट्री. नाउ कम अप टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज इन्वॉल्वमेंट. पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप सर्विस लेने कहीं पे जाओगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर इलाज कर देगा. अगर आप मुझसे पढ़ने आओगे नहीं तो क्या मैं आपको पढ़ा दूंगी. अगर आप सब्जी मंडी सब्जी लेने जाओगे नहीं, अगर आप फ़ोन रिचार्ज कराओगे नहीं, सर्विस मिल जाएंगी नहीं.
अगर आप किसी मार्केट में जाके ई रिक्शा में बैठोगे नहीं तो क्या आपको ई रिक्शा वाला अपनी सर्विस ज़बरदस्ती प्रोवाइड कर देगा? नहीं। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना सर्विस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर अपने आप ही सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। A customer has the opportunity to get the services modified according to the specific requirements। मतलब कि जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम गए, हमने बताया कि हमको इस तरीके की बीमारी है और हमें सस्ते से सस्ता इलाज चाहिए, तो वैसे ही हमको वो इलाज देगा, या फिर कह देगा कि यहाँ नहीं, आप कहीं और ले लो इलाज। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, आप कहते हो हमको इतने का आलू चाहिए, तो या तो वो इतने का आलू दे देगा या तो कह देगा कि बगल वाला दे रहा है उससे ले लो, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कि आपको जिस कॉस्ट में, जिस तरीके की, जिस क्वालिटी की, जिस क्वांटिटी में सर्विस चाहिए, आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बिना पार्टिसिपेट करे, बिना सर्विसेज में इन्वॉल्व हुए आप सर्विसेज को अवेल कर लो, है ना। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो स्कूल आपको कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? आपको पढ़ाने की। अगर आप स्कूल में अपना एडमिशन ही नहीं कराओगे तो क्या स्कूल आपको पढ़ा देगा? नहीं। हाँ, आप ये स्कूल में आप ये कर सकते हो, आपको कौन से क्लास में एडमिशन लेना है तो आप अपने तरीके से वो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बिना स्कूल में एडमिशन लिए आपको उसकी सर्विस मिल जाए। ठीक है। सो दीज वर रिगार्डिंग द 5 points ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज. So this much is enough for today's video. We will be discussing about this only in this video, and about the further topics we will be discussing in the next video. Till then, see this video and make notes along with that also, क्योंकि अगर notes साथ साथ बनाते चलोगे तो it will be easier for you. अगर लास्ट में बनाओगे दिक्कत आप लोगों को होगी. ओके. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड विच वी हैड डिस्कस टुडे, so you can ask me all the doubts through WhatsApp or through YouTube comment section as per your wish. And thank you and have a nice day.